एक्रोसोम जो है वो एक्रोसोमल जो होता है ना, वहाँ दो एक्चुअली मैकेनिज्म है। हेड पार्ट का दो काम होता है, एक होता है एक्रोसोमल रिएक्शन, एक होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक्रोसोमल का रिएक्शन जब होगा तो वो एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम जो हाइल्यूरिनोडेज है वो निकलेगा और पेनिट्रेशन ऑफ जोना पैलिसिडा, मतलब ओवा का जो सबसे पहला लेयर क्या था, जोना पैलिसिडा। आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ग्राफेन फॉलिकल में क्या क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफेन फॉलिकल अगर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कौन सा ओवा है, कौन सा कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, तो हाइल्यूरिनोडेज जो है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली जो है पेनिट्रेशन ऑफ ओवा लेयर, जो पहला लेयर है, जो जोना पैलिसिडा लेयर होता है, उसमें वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई मीन जोना पैलिसिडा लेयर को वो पेनिट्रेट करेगा, ब्रेक करेगा, फिर वो अंदर जाने का काम करता है। ठीक है, चलो एक चीज बता दो, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन है, आई मीन कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो इसको स्टिमुलेट करेगा? FSH FSH होगा। डायग्राम लेडिक देखो ठीक सेल से। से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो लेडी सेल तो अलग चीज है। जैसे मान लो टेस्टोस्टेरोन है, उसको उसके फंक्शन को रिलीज करेगा। ठीक है, आई मीन उसके कंसंट्रेशन को वो बढ़ाएगा तो वो रिलीज करेगा, लेकिन उसके लिए कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो टेस्टिस पे वर्क करता interstitial stimulating hormone है? उसका नाम क्या है? ICS LH LH होगा, FSH नहीं होगा, LH होगा। ठीक है, उसको ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। होता क्या है, हम नॉर्मली FSH याद रखते हैं, ठीक है, लेकिन होगा LH। देखो तुम लोग को एक और चीज बता देते हैं, ध्यान रखना कि कभी भी मेल हो या फीमेल हो, FSH LH दोनों काम करता है। ठीक है, लेकिन मेल में LH ज्यादा एक्टिव है, उसका जो फंक्शन है वो है, लेकिन LH जो है, आई मीन सॉरी FSH जो होता है वो रिलीज होता है, बट उसको सप्रेस भी कर दिया जाता है, इसलिए उसका काम उतना नहीं है। ठीक है, रिलीज दोनों में कॉमन ही है, बट एक का सप्रेशन, एक का फंक्शन को सप्रेस कर जाता है। देखो फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन का रिलीजिंग होता है, लेकिन जिसमें टेस्टोस्टेरोन होगा उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाता है, और ऐसे तो उसको सप्रेस करने का भी काम करता है। प्रोजेस्टेरोन का ही काम है उसको सप्रेस करने का। तो ये भी हम लोग वहां पे कभी कभी देखना, किसी किसी फीमेल में मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जैसे मूंछ दाढ़ी ये जो है वो ज्यादा आने लगता है, स्पेशली मॉस्टेज जो है वो ज्यादा आने लगता है, तो उस केस में टेस्टोस्टेरोन कहीं ना कहीं वो उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट दोनों होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उसको सप्रेस करने का भी काम करता है। मेल में भी वही चीज है, उसमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रिलीजिंग होता है, बट सप्रेस होते रहता है वो। ठीक है ना, ये चीज है। चलो ये हो गया। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, माइटोसिस होगा या मियोसिस? सबसे पहले ये बताओ कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो कौन सा सेल होता है या कौन सा लेयर होता है जिससे अल्टीमेटली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है? जर्मिनल लेयर। हाँ, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, वही कंसिस्ट करता है लार्ज प्राइमोर्डियल सेल में, फिर वो फर्दर मैच्योर होके क्या क्या होता है, हाँ फर्दर मैच्योर होके वो क्या करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है ना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन फेज में कल हम दो टाइप का तुमको, एक स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी बताए थे, दोनों का क्या काम होगा? सर एक स्टेम सेल बनाता है और एक सेक्स सेल बनाता है। हाँ, एक गैमेट बनाएगा, कौन सा बनाएगा गैमेट? स्पर्मेटोगोनिया बी। हेलो, सर बी बनाएगा। हाँ वही बोल रहे थे, स्टेम सेल जो है, आई मीन स्टेम सेल कौन सा टाइप का बनाएगा, और जर्म सेल आई मीन सेक्स सेल कौन सा बनाएगा? सर बी सर सेक्स सेल बनाएगा और ए स्किन सेल। स्टेम सेल बनाएगा। ठीक है,
आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे, oogenesis ना। oogenesis। हम्म। चलो हम डायरेक्टली तुमको इसका फिगर ही बना के समझा देते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है, सब क्लियर है ना, यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा है, मतलब दिख रहा है पूरा बोर्ड। यस सर। हेलो, हाँ यस सर। ठीक है। देखो देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग पहला जो है पिवट स्टेज आता है, ठीक है, लेकिन पिवट स्टेज में oogonia बनता है, उसके पहले हम लोग को ये जानना है कि जो भी oocytes है या प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी एक मदर सेल है, वो फीटल स्टेज में ही सबसे ज्यादा डेवलप करता है, ठीक है।
देखो इस चीज को मत देखना, सबसे पहले इस चीज को देखो, क्योंकि फीटल लाइफ में सबसे ज्यादा जो है उगोनिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन जब हो जाएगा तो प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन जो है, क्योंकि देखो उगोनी जो एग मदर सेल है उसको हम लोग उगोनिया बोलते हैं, और जब वो प्राइमरी oocytes का हो जाता है तो वहां माइटोसिस होता है। तो ये जो भी प्रोसेस तुमको दिख रहा है प्राइमरी oocytes तक, ये फीटल लाइफ में है। जैसे फीटल लाइफ आई मीन कंप्लीट होगा, करने का मतलब जो फीमेल होता है उनका बेबी मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद जो बर्थ लेगी, बर्थ होने के बाद जन्म लेने के बाद प्राइमरी oocytes के बाद उसका जो है वो जो मैकेनिज्म है वो स्टॉप कर जाता है, क्योंकि उसके बाद उगोनिया का कोई फॉर्मेशन होता नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि फीटल लाइफ में उसके ओवरी में जब बनता है तो बहुत सारा अमाउंट में फॉलिकुलर सेल रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन वो जब बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद जो उसका प्यूबर्टी और जो बर्थ और प्यूबर्टी के बीच के स्टेज में क्या होता है, वहां पे डिजनरेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉलिकुलर सेल जो है प्यूबर्टी स्टेज में होगा तो सबसे पहले उगोनिया जो है प्राइमरी oocytes में डेवलप किया हुआ रहता है, क्योंकि फीटल स्टेज में उगोनिया में कन्वर्ट रहता है। वो प्राइमरी oocytes में जैसे ही आएगा उसके बाद फिर वो क्या होगा, वो अरेस्ट कर जाएगा। प्राइमरी oocytes के बाद दो डिवीजन होता है, दो मियोटिक डिवीजन था, पहले माइटोसिस है, दूसरा मियोटिक है, दो मियोटिक डिवीजन था। तो प्राइमरी oocytes जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है तो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी oocytes। अब यही जब डेवलप करता है, और ये डेवलप करता है एक एक को बोलते हैं हम एग, और एक को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पहला मियोटिक डिवीजन हुआ, पहला मियोटिक डिवीजन, और सेकंड मियोटिक डिवीजन इसी में, क्योंकि एक पोलर बॉडी डिजनरेट कर जाएगा। दूसरा जब सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो दूसरा ये ओवम, मेच्योर ओवम, क्योंकि सेकेंडरी oocytes हम इसको बोल रहे हैं। देखो ये यही चीज यहाँ पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसी को बोलते हैं, जिसमें एक पोलर बॉडी बनता है और एक ओवम वाला पार्ट, मतलब सेकेंडरी oocytes जो है, या फिर oocyte बोलते हैं। और यही जो है मेच्योर होकर यहाँ फाइनली ओवम का फॉर्मेशन करता है, जो कि सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, दो बार यहाँ पे पोलर बॉडी बन रहा है, और पूरे प्रोसेस में देखना दो पोलर बॉडी और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, इसमें यही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसको ध्यान रखना है कि प्राइमरी oocytes जो है वो कब बन के तैयार हो जाएगा। तो प्राइमरी oocytes उसी टाइम बन के फीटल लाइफ में ही तैयार हो जाता है, जैसे ही वो बर्थ होगा, बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक वो प्राइमरी oocytes उसी स्टेज में रहता है, वो कुछ कन्वर्ट या फिर बोलते हैं डिवीजन वगैरह नहीं करता है। जैसे प्यूबर्टी स्टेज आता है, हार्मोन वगैरह का निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे प्राइमरी oocytes कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocytes में, या मियोटिक डिवीजन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है। ठीक है, हम लिखे हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। एक्चुअली में देखो यहाँ जब मियोटिक डिवीजन होगा तो मियोटिक डिवीजन आगे फर्दर भी होता है, क्योंकि इसमें याद रखना कि जब एक सेकेंडरी oocyte जो है वो जब डिवाइड करेगा तो एक पोलर बॉडी और एक ओवम आई मीन एक oocyte बनाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे oocyte बोल सकते हैं। ठीक है, और यही oocyte जब मेच्योर होगा तो ओवम आई मीन कहने का मतलब यहाँ पे जो फाइनल होगा वो ओवम का लगा, और एक यहाँ पे पोलर बॉडी बनेगा। तो अल्टीमेटली पूरे oogenesis में एक स्पर्म एक ओवम एंड टू पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यही है तुम्हारा। ठीक है, समझ आया? सर ठीक है, यही है तुम्हारा। इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सर लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए ना, समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं समझ, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी oocytes है। प्राइमरी oocytes के पहले जो भी यहाँ दिख रहा है तुमको, वो सारा वो फीटल लाइफ का, देखो फीटल लाइफ लिखा है। तो फीटल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारा उगोनिया जो है वो बन जाता है, और उगोनिया बनने के बाद वो प्राइमरी oocytes में भी कन्वर्ट होता है थ्रू माइटोटिक डिवीजन। तो ये जो स्टेज आया, ये प्राइमरी oocytes
आई मीन प्राइमरी साइट से, वहां तक माइटोसिस हुआ। अब यहाँ पे मियोटिक होता है, तो मियोटिक जो होता है दो बार होता है, आई मीन 2 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो एक टाइम जब आएगा, जब माइटोटिक डिवीजन होगा, तो जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो यहाँ पे एक बॉडी यहाँ है, एक ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो जो ये फॉर्म जो हुआ है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी बना, इसको तुम लोग यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट्स बोल सकते हो। एक्चुअली ये सेकेंडरी ओसाइट्स ही होता है। अब सेकेंडरी ओसाइट्स के बाद ये जो कन्वर्ट हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं ओटिड, और यही अल्टीमेटली ओवम का फॉर्म है। सेकेंडरी सेकेंड बार में जब होता है मियोसिस, सेकेंड मियोसिस में क्या है, ये सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइट से ओवम में कन्वर्ट होगा, और एक यहाँ पे क्या बनेगा, पोलर बॉडी बना देगा। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो ध्यान देना। अब क्योंकि जो है तो यही है, क्योंकि ओगोनिया पहला माइटोसिस करता है प्राइमरी साइट पर, प्राइमरी साइट फिर 2 बार मियोटिक डिवीजन करेगा, पहला मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी साइट से एक पोलर बॉडी, और फिर उस सेकेंडरी मियोसाइट में फिर एक बार डिवीजन होता है, जो सेकंड पोलर बॉडी एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओटिड बनता है, और वही ओटिड को हम लोग ओवम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें दिक्कत, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसको नोट कर लो। नोट कर लोगे तो बता देना, एंड इसके बाद हम सर हो गया। हो गया सर। हाँ, अच्छा, हार्मोन का भी इसमें हो चुका है, पहले हम बता चुके हैं कैसे कैसे क्या काम करेगा, सर ठीक है। तो अब हम लोग ना इसका मेनली जो है ग्राफियन फॉलिकल जो है वो उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। सर फीटल लाइफ के बाद सर हाइप्लॉइड स्टेज है। फीटल लाइफ पर, सर फीटल लाइफ के बाद सर हाइप्लॉइड होगा ना? फीटल लाइफ के बाद, हाँ, बाद मतलब फीटल लाइफ का जो प्राइमरी ओसाइट्स है वहां पे तो फीटल लाइफ करने का मतलब बर्थ होने के बाद जो ओवरी में प्रेजेंट होगा ना, वो यस प्राइमरी सर। ओसाइट्स है, तो वो तुम्हारा डिप्लॉयड हो जाएगा। वो फिर 2 माइटोटिक डिवीजन करता है, एक स्पर्मेटोसाइट, तो तब वहां पे हैप्लॉइड चला जाएगा।
देखो इसका फिगर बना लिए डायग्राम। यस सर। इसमें जो चीज है वो समझना, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा oocyte जो है वो हम उसको ओवम बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ओवम जो है उसके ऊपर में एक तुमको लेयर दिख रहा है जिसको हम लोग जेना पैलिसिडा बोलते हैं, और ये मैच्योर है, क्योंकि मैच्योर मतलब ओवर बन चुका है, अब ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। बट ये बनता कैसे है? जोना पैलिसिडा के ऊपर में देखो ये ब्लू कलर का पूरा लेयर बना हुआ है, ये एक्चुअली फॉलिकुलर सेल होता है। इसमें और बहुत ज्यादा लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे देखो हम लिखे हैं मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं, जैसे मान लो एक लेयर है, ये फर्दर इसमें और डेवलप होके लेयर हो जाएगा। सेम फंक्शन यहाँ पे यही है, पहले इसमें लेयर होता है, उसमें फिर ये और डेवलप करके लेयर बाय लेयर को चढ़ाते रहता है। तो अल्टीमेटली उसी को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा या फॉलिकुलर सेल। उसके बाद देखो ये जो दिख रहा है रेड कलर का जो हम डॉट डॉट बनाया है वो थीका इंटरना है, और बाहर जो वो 3 लेयर का जो बन दिख रहा है वो थीका एक्सटर्ना है, जो कि उसको विसिनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेन इसका काम क्या होता है? जब ग्राफेन फॉलिकल मैच्योर होता है एस्ट्रोजन के हेल्प से, तो एक्चुअली में ओवा तो बनाता ही बनाता है, साथ में ये जो बीच में दिख रहा है स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी, जिसमें फ्लूइड फील्ड है, एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं फॉलिकल एंट्रम। कैविटी है फॉलिकुलर एंट्रम, उसको हम लोग नाम दिए हैं, उसका नाम ही है फॉलिकुलर एंट्रम, ठीक है। अब इसमें जो है एक लिक्यूर फॉलिकल या बोल सकते हैं लिक्विड एक पार्ट है जिसको फॉलिकुली बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो लिक्यूर फॉलिकुली है, ठीक है, उसी में क्योंकि जब ये वाला पार्ट देखो जो फॉलिकुली एंट्रम है इसमें फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। फ्लूइड फील्ड जो उसको लिक्यूर फॉलिकुली बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब जब ओवा ये रिलीज हो जाएगा तो ये जो फ्लूइड है यही कन्वर्ट हो जाता है येलोइश में, येलोइश कलर में कन्वर्ट होता है, जिसको अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम,
ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फॉलिकुलर सेल है, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे उसमें, तो क्या होता है कि जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल हुआ तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा, ओवा रिलीज हो गया, तो वही जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है येलोइश पार्ट में, एंड फ्लूइड जो है येलोइश कलर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाना। ठीक है, यही है तुम्हारा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। इसमें बस इतना जानना है कि जो ये ओवा है, ओवा के बाद इस फ्लूइड का क्या फंक्शन है ये हम बताएं, बाकी बाद ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा क्या है, तो बस एक याद रखना कि फॉलिकुलर सेल एक लेयर का होता है, उसमें बहुत सारा लेयर डेवलप होता है, तो वही अल्टीमेटली मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है। उसके ऊपर में दो दिख रहा है, थिका एक्सटर्नम, थिका इंटरना इज द लेयर, प्रोडक्टिव लेयर। उसके अंदर में जो है ओवा भी है, और ये फॉलिकुलर एंट्रम या कैविटी बोलते हैं। इसमें जो फ्लूइड फिल्ड है उसको लिक्यूर फ्लूइड बोलते हैं, या लिक्यूर फॉलिकल बोलते हैं। यही अल्टीमेटली बाद में जब ओवर रिलीज हो जाता है और ये बचता है, तो ये येलोइश में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है कि ओवरी से प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना, ताकि वहाँ यूट्राइन का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो पाए। यही है, इसको नोट कर लो। हाँ बोलो। तो ये ग्राफिन फॉलिकल क्या है सर? एक्चुअली में देखो, जैसे ओवरी है, ठीक है, ओवरी में बहुत सारा फॉलिकुलर सेल है। फॉलिकुलर सेल कहने का मतलब है एक ऐसा सेल, एक ऐसा, मतलब फॉलिकुलर को समझ लो ना, एक मदर सेल है, ठीक है, उसी से ओवा का रिलीजिंग होता है। तो ओवा जो फॉर्म करता है तो किसमें है, फॉलिकुलर सेल के अंदर में। लेकिन फॉलिकुलर सेल से ओवा कब बनेगा, जब फॉलिकुलर सेल मैच्योर होगा। तो जो मैच्योर फॉलिकुलर सेल है उसी को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल, नाम चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं है। ओवरी में फॉलिकुलर सेल है, वो जब मैच्योर होगा तो ओवा बनाएगा। तो ओवा कंटेन जो सेल रहता है उसी को फॉलिकुलर सेल या ग्राफियन फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैच्योर फॉलिकुलर सेल बोल रहे हैं किसको। मतलब इतना सिंपल सा याद रखना ना कि ओवरी में जो फॉलिकुलर सेल है वो जब मैच्योर होता है तभी ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो मैच्योर ही फॉलिकुलर सेल को ग्राफियन फॉलिकुलर बोलते हैं। ये वैसा स्ट्रक्चर, उसका ये स्ट्रक्चर है बस। सर थीका एंटेना क्या प्रोवाइड करता है? थीका एंटेना एक तरह का विसिनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। विसिनिटी करने मतलब समझो ना कि उसको क्या बोल सकते हो, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर है, और क्या, प्रोटेक्टिव लेयर है, कवरिंग है। हो गया। नोट कर लिए? यस सर। इसको हम मिटाएं? हाँ सर। देखो एक और चीज बताते हैं, हम इधर बना रहे हैं, ये है जोना पैलिसिडा और ये उसका न्यूक्लियस। तो तुम एनसीईआरटी में देखना कहीं कोरोना रेडियाटा भी लिखा है, ठीक है। तो कोरोना रेडियाटा कब होता है, जब तक जेना पैलिसिडा डाइजेस्ट टाइम ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तब तक इसका, क्योंकि जो जोना पैलिसिडा जिसमें ब्रेक होता है ये इलांगेट करता है, डेवलप करके एक तरह का लेयर बनाता है, जिसके कारण दूसरा कोई स्पर्म आके यहाँ पे फ्यूज ना हो जाए। ये मैकेनिज्म होता है, क्योंकि कोरोना रेडियाटा एक तरह का इलांगेशन ऑफ जोना पैलिसिडा है। बट कब, जब वो डाइजेस्ट या फिर बोल सकते हैं ब्रेक हो गया, जब स्पर्म उस पे आके फ्यूज कर गया, तब वहां पे कॉर्टिकल रिएक्शन होके कोरोना रेडियाटा बनाता है। कॉर्टिकल सेल बोलते हैं एक तरह से, जिसका काम होता है प्रिवेंशन ऑफ अनदर गैमेट, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ अनदर गैमेट।
ठीक है ना, ये चीज होता है। कहने का मतलब है कि एक ओवा में कहीं दो अलग अलग आई मीन बोलते हैं ना कि जैसे एक ओवा है, ठीक है, अब उसमें दो स्पर्म का फ्यूजन ना हो जाए, तो एक स्पर्म के फ्यूजन के होने के बाद ही ये स्टार्ट होता है मैकेनिज्म और कोरोनल रेडिएटा की लेयर बनाता है। तो वो एक तरह का जोना पेलिसिडा का मॉडिफिकेशन पार्ट है, इलोंगेशन पार्ट है वो, ठीक है, वो अलग से कहीं आता नहीं है, ठीक है, यही है। तो ये था तुम्हारा ग्राफियन फॉलिक्यूल। अब हम लोग नेक्स्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, सब जगह ये पूछता है, हर एक साल कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन रहता ही है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर सॉरी डायग्राम समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा सामने जो है ये फिगर है, ठीक है। तो ये जो है इसको सबसे पहले हम लोग बोले फॉलिकुलर सेल और यहाँ पे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकुलर सेल, और ये है हमारा ओवा, ये है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ध्यान देना यहाँ क्या हो रहा है समझना, ठीक है। सबसे फर्स्ट में तुम्हारे सामने 3 फेज में ये कंप्लीट होगा। ये पिट्यूटरी हार्मोन है, ये ओवेरियन हार्मोन है, ये ओवेरियन इवेंट है, मतलब ओवरी के अंदर में क्या होता है। देखो सबसे फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों ये पहले बताओ।
कोई बताओ। बताओ क्या क्यों होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इवेंट होता क्यों है? क्योंकि ओवा जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ ठीक है, देखो सबसे पहला ये सवाल है कि ये होता क्यों है। क्योंकि फीमेल बॉडी में जो गैमेट बनता है, अगर वो यूज में नहीं आया, कहने का मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो ओवा कहीं ना कहीं वो रिलीज होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आई मीन इस इवेंट के थ्रू ये रिलीज होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और साथ साथ में क्योंकि ओवरी के अंदर सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम बात करें तो यूटेरस में भी कुछ मैकेनिज्म होता है इस टाइम पे, तो वो डिजनरेट करता है, तो दोनों एक ब्रेक डाउन हो साथ। जाता है मेम्ब्रेन का। हाँ, मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, तो उस वजह से तो मेनली अगर पूछता है कि आखिर ये होता क्यों है, तो ध्यान रखना कि इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन दिस साइकिल इज स्टार्ट। ठीक है, अगर अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो फिर ये साइकिल या फिर ये इवेंट होता है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो अगला जो फर्टिलाइज मतलब कि प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गई है कोई फीमेल, तो अगला 9 मंथ तक जब तक बेबी बर्थ नहीं करता है तब तक तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्लगिंग कवरिंग हो जाता है, तो वो होगा नहीं। उसके बावजूद भी अगला 3 से 4 महीने तक नहीं होता है, जो कि एक तरह का सेफ पीरियड कहलाता है, वो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में ध्यान रखो क्या होता है समझना। सबसे पहला जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मेनार्ज, क्योंकि मेनार्ज जो है वो पहला किसी फीमेल बॉडी में अगर फर्स्ट टाइम ये साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसको मेनार्ज बोलते हैं, और जब वो स्टॉप हो जाएगा तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं, हम साइड में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक एज है वो प्यूबर्टी स्टेज है, तो वही 11 to 13, क्योंकि ये एक ऐसा साइकिल है जिसके होने से ही पता चलता है कि फीमेल का जो है प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो गया, आई मीन उनकी उसके बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है कि जैसे ही पहला साइकिल आई मीन पहला साइकिल होगा, पहला मंथ होगा, और ये क्या है कि हर एक मंथ में रिपीटिंग ये साइकिल है, तो 28 डेज के बाद ये नॉर्मल होता है, 28 to 29। इरेगुलरिटी भी है, अलग अलग चीजें वो बताएंगे। तो पहला जो साइकिल हुआ तो 28 डेज के बाद मेंस होगा, आई मीन जो फ्लूइड रिलीज होगा, जो ब्लड रिलीज होता है, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कम से कम 4 to 5 डेज अप्रॉक्स नॉर्मल अगर देखा जाए तो 4 डेज तक में होता है, तब स्टॉप हो जाता है, बट वैरी करने लगता है बॉडी टू बॉडी। नॉर्मल हम 4 डेज बता रहे हैं, तो चार दिन तक, ठीक है, 4 दिन तक जब ब्लीडिंग होगा आई मीन ब्लड लॉस करेगा, उसके बाद चौथा दिन के बाद जैसे स्टॉप होगा तो अगला, ठीक है, ओवरी का फंक्शन स्टार्ट। ओवरी के अंदर में फॉलिकुलर सेल है, उस टाइम पे मेंस खत्म होने के बाद, जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो खत्म होने के बाद, हम 4 दिन के बाद 5वां दिन से फॉलिकुलर सेल अपना आई मीन अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। तो फॉलिकुलर सेल ओवरी के अंदर में काम हो रहा है, तो फॉलिकुलर सेल जब मैच्योर होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो वो एस्ट्रोजन की हेल्प से होगा, और वो एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, तो एस्ट्रोजन सॉरी एफएसएच रिलीज करता है। इसको हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ यूज हो रहा है। तो जैसे ही फॉलिकुलर सेल जो है वो मैच्योर होगा, क्योंकि मैच्योर होने का बस एक रीजन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फॉलिकुलर सेल पे एक्ट करेगा और उसको मैच्योर करने का काम करेगा, लेकिन वो एस्ट्रोजन कौन रिलीज करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर, देखो पिट्यूटरी हार्मोन लिखे ओवेरियन हार्मोन के, पिट्यूटरी हार्मोन वहां से रिलीज करेगा और ओवरी के अंदर में ये हार्मोन होगा। ओवरी में जैसे ये हार्मोन होगा, ये फॉलिकुलर सेल मैच्योर हो गया। ठीक है, ठीक 13 to 14 डेज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 डेज के बाद या 9 डेज के बाद ये फुल्ली तरीके से मैच्योर हो गया, जिसका हम नाम दिया ग्रेसियन फॉलिकल, जो इसके पहले हम दिखाए थे। ठीक है, अब ग्रेसियन फॉलिकल हो गया, उसके बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। देखो 14 डेज, ठीक है, 14 डेज, या फिर तुम लिख सकते हो मेंस के बाद आफ्टर 10 डेज के बाद, आई मीन आफ्टर 10 डेज जब आएगा, जो भी 10 डेज आएगा, चाहे 14 दिन हो, 15 दिन हो या 13 दिन, जो भी वैरी करता है, बस नॉर्मली हम लोग स्टैंडर्ड जो लिए 14 डेज। ठीक है, 14 डेज में ओव्यूलेटरी फेज, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन होगा, ओवर रिलीज हो गया। अब जो ग्रेसियन फॉलिकल बचा, उसमें हम बताते हैं फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड क्या करता है, वो येलो पार्ट में कन्वर्ट होता है, जिसका काम है कॉर्पस लुटियम बनाना। वो कॉर्पस लुटियम बना दिया। अब कॉर्पस लुटियम बनाने से क्या फायदा हुआ,
यहाँ तो ओवा रिलीज हो गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम जब बना दिया तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ाना, स्टार्ट करना। लेकिन कैसे, एलएच जो है डायरेक्टली कॉर्पस ल्यूटियम के पास काम करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाना। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हम बढ़ाएगा, ठीक है, याद करो हम यूट्राइन में एक वॉल बनाए थे जिसको हम इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम बोलते थे। इंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट, मतलब कहने का यही है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन जब सिक्रीट होता है तो उस टाइम पे ओवेरियन वॉल, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन स्टार्ट, फॉर्मेशन वो कर दिया, ठीक है। तब तक अगर ये ओवा या फिर बोल सकते हैं गैमेट अगर फ्यूज कर गया, ठीक है, तो वो कुछ दिन के बाद जाके अटैच हो जाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। फीमेल अगर नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टाइम के बाद, आफ्टर 22-25 डेज के बाद ये धीरे धीरे डिजनरेट करता है। तो ध्यान से सोचना कि अगर ये डिजनरेट करेगा तो एलएच एक्ट किस पे करेगा, एलएच एक्ट नहीं कर पाएगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लैकिंग की वजह से वो इंडोमेट्रियम भी वहां पे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है और तब तक ओवा जो है वो अपने फर्टिलाइजेशन साइट से बाहर निकल चुका होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो 28-29 डेज आया, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हुआ और धीरे धीरे फ्लूइड के फॉर्म में वो वॉल के साथ साथ भी ओवा रिलीज हो जाता है। यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अब देखो क्या कि यहाँ पे हार्मोन का बहुत ज्यादा फंक्शनिंग है, तो हार्मोन का इरेगुलरिटी वजह से कभी 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है। ये चीज कॉमन है, इसमें कोई तरह का ऐसा नहीं किसी को डिजीज है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इरेगुलर हार्मोन की वजह से 1-2 दिन आगे पीछे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका जो भी यहाँ पे हम दिखा रहे वो एग्जैक्ट नहीं होता, किसी का 13 डेज में होगा, किसी का 14 डेज में होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यही है तुम्हारा सारा इवेंट, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछता है, क्योंकि देखो हम एक 14 डेज में एक एलएच सर्ग हम लिखे हैं, एलएच सर्ग मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो भी फंक्शनिंग है अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए एलएच सर्ग लिखा हो। ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन लिखिएगा कि मेंस्ट्रुअल इवेंट में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट में किस डेज में एलएच सर्ग होता है, तो वहाँ 14 डेज लिखा है, इसलिए वहां पे ऑप्शन में 14 डेज रहेगा। कैसे भी तुम वहां पे तुम रीड करोगे तो दिख जाएगा कि एलएच सर्ग 14 डेज में होता है। तो मेनली ध्यान रखना कि आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज जो 10 डेज का जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग को फॉलिकुलर से, कहने का मतलब उस टाइम पे फॉलिकल जो होता है वो मेच्योर होकर ग्राफियन बनेगा और ग्राफियन से ही ओवा रिलीज होगा। ओवा के बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीजिंग और प्रोजेस्टेरॉन के कारण वहां पे बेडिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट और वो मेंटेन हुआ रहता है। अगर फर्टिलाइज होगा तो जाके वहां पे अल्टीमेटली अटैच होगा और नहीं होगा तो 25 डेज के बाद ये धीरे धीरे डिजनरेट करता है, डिजनरेट करेगा तो फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने से वो वॉल भी डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो फ्लूइड के फॉर्म में रिलीज होता है। यही है इसमें, 2 बार समझा दिए इसमें, और कुछ पूछो। हाँ बोलो सर, एक बार और समझा दीजिए ना सर, मेरा टावर चला गया। अच्छा ठीक है, देखो हाँ शॉर्ट में बता देते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में हम क्या बताएं कि पहला जो 4 डेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड का लॉसिंग होता है, वो जो वॉल है वो डिजनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो 10 डेज का है, जो 4 से 14 डेज के बीच में जो टाइमिंग है या डेज है, उसको 10 डेज के टाइमिंग पे जो फॉलिकुलर सेल है वो क्या हो जाएगा, वो मैच्योर होगा। तो मैच्योर होने के लिए एस्ट्रोजन चाहिए और एस्ट्रोजन को रिलीज करना है एफएसएच डायरेक्टली फॉलिकुलर सेल पे रिलीज एक्ट करेगा और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाएगा। और एस्ट्रोजन का काम होता है कि ये फॉलिकुलर सेल को मैच्योर करके ओवा का फॉर्मेशन करना। तो वही मैच्योर फॉलिकुलर सेल को बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकुलर, और ग्राफिन फॉलिकुलर के बाद जो स्टेज है वो ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन में ओवा रिलीज हो गया, ओवा अपना काम करेगा, गैमेट्री पे काम करेगा और जो रेस्ट बचा वो येलोइश पार्ट में कन्वर्ट होता है। इसके पहले भी बताए थे कि येलोइश फ्लूइड में वो फील्ड रहता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है कि इस पे एलएच जो कि पिट्यूटरी हार्मोन है, वो एलएच इस पे एक्ट करेगा और इसका काम होगा प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाना। और प्रोजेस्टेरॉन को अगर वो बढ़ा दिया तो वहां पे जो वॉल है, यूट्राइन वॉल, वहां पे बेड फॉर्म करेगा और अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो बेड का यूटिलाइज हो जाएगा, और नहीं फर्टिलाइज होगा तो अप्रोक्सीमेशन 25 डेज के बाद धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करता है।
जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होगा, और लेवल डाउन होने का फिर वो जो वॉल बना है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो बेड की तरह काम करता है, वो डिजनरेट करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और डिजनरेट करने से ओवा के साथ साथ में वो भी जो है वो फ्लूइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इसको नोट कर लो, इसके बारे में कुछ कुछ और चीजें बताते हैं। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है। देखो इसके बारे में कुछ कुछ चीज है, समझ लो कि जब एक बार फीमेल बॉडी में जब ये इवेंट होगा, साइकिल होगा, तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेशन एक नॉर्मल का बता रहा है, अप्रोक्सीमेशन जो ब्लड का लॉसिंग है 40 to 50 ml तक ब्लड लॉस कर सकता है 1 ईच साइकिल में, ठीक है। बट डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, कहीं कहीं पे अगर ये वैरी कर गया, क्योंकि हम 4 ही दिन यहाँ पे दिखा रहे हैं, कहीं कहीं 5 days to 7 days तक भी होता है ये साइकिल, जिसमें अप्रोक्सीमेशन 80 ml ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है, जिसके कारण फीमेल बॉडी में ये सबसे बड़ा डर होता है कि बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, ब्लड का कमी होना नॉर्मल है, वो मतलब फीमेल बॉडी में ड्यू टू दिस साइकिल, ठीक है। और इरेगुलेटरी की वजह से इसका जो है बहुत सारा इफेक्ट भी है, कहने का मतलब डिजीज वगैरह बहुत होता है, तो वो अलग चीज है, वो पढ़ना नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है फीमेल, ये जो साइकिल है, ये साइकिल फीमेल बॉडी में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी फीमेल में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा साइकिल नहीं हो पा रहा है, उसका कहने का मतलब एक ही चीज होता है कि फीमेल बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा केस देखने को मिलेगा ही, तुमको फ्यूचर में डॉक्टर बनते हो तो उसमें क्या होगा कि किसी किसी फीमेल के साथ क्या है कि कुछ दिन तक हुआ फिर स्टॉप हुआ, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोनिंग इम्बैलेंसिंग है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज है, बस इसको अभी इतना ध्यान रखना कि ये जो है ये डाटा कभी पूछता भी है कि 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल बॉडी में कितना तक जाएगा, तो 40 to 50 स्टैंडर्ड है, ठीक है। बट किसी किसी में 80 ml अगर है तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, तो स्टैंडर्ड वाला ही याद करो, 40 to 50 ml ऑफ लॉस ऑफ ब्लड ईच साइकिल या ईच मंथ हो, लिख सकते हो, ठीक है। यही है। इसको मिटाए? यस सर। अब जो स्टार्ट होने वाला टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में फर्टिलाइजेशन तो पता है क्या होता है, बट फर्टिलाइजेशन का कुछ ना कुछ प्रोसेस है, विदाउट इसके होगा नहीं। तो पहला 2-3 इसका पॉइंट है, इसको समझ लो। सबसे पहले साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तुम लोग खुद बताओ कौन होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, क्या बताए थे?
बोलो। भूल गए? फैलोपियन ट्यूब। हाँ, फॉलोपियन ट्यूब में क्या एग्जैक्ट बताओ। सर इन स्पॉन्डियम और हैं? इस्थमस के बीच। हाँ, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन बोल, हाँ एम्पुलरी स्टमक जंक्शन बोलते हैं। देखो पहले सबसे पहले ये जो है फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता है, तो इसको ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन का जो डिफिनेशन है वो तो पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो याद रखना फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन इसी को बोलते हैं। एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये होगा, अराइवल ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, टर्म से समझो। ठीक है, इंसेमिनेशन मतलब व्हाट, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है बताओ। ट्रांसफर स्पर्म। हाँ, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम कहाँ, पेनिस टू वेजाइना। ठीक है, तो जब एक इजैकुलेशन होता है, मतलब जब पेनिस से एक बार इजेक्शन होता है, तो उस टाइम पे जब वो ओवरी में चला गया, तो इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेट होने के बाद, चलो एक चीज और बताओ कि स्पर्म जो है वन इजैकुलेशन जो है, आई मीन एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म प्रेजेंट होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म। मिलियंस, तो कितना मिलियंस, 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है एक बार एक इजैकुलेशन में होगा, इच इजैकुलेशन है। इसमें से ध्यान रखना जो 40% होता है वो ऑलमोस्ट खराब होता है, किसी मतलब पूरा फुलफिल कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो पाएगा, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी जो 60% है वो हेल्दी स्पर्म कहलाता है। उसमें से फिर नेक्स्ट जो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म, जो कि मूव कराने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का एनर्जी लेगा और उसको मूवमेंट का काम करेगा। उसके बाद अराइवल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, अराइवल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट कहने का मतलब जब ओवरी से फॉलोपियन ट्यूब, सॉरी ओवरी से ओवर रिलीज होकर फॉलोपियन ट्यूब में आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अराइवल ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। और जैसे ही वो आएगा तो नेक्स्ट जो है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म मतलब एक चीज समझ लो, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म एक्टिव हो गया, क्योंकि देखो जब तक सेकेंडरी साइट के पास आएगा नहीं ना, तब तक कैपेसिटेशन प्रोसेस नहीं होगा। जैसे मान लो ये ओवर है, यहाँ पे आया, अब आने के बाद इसका जो एक्शन है, एक्टिवेट जो किया है स्पर्म, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। क्योंकि सेकेंडरी साइट कहने का मतलब है जब एक बार इजैकुलेशन हो गया, ठीक है, इजैकुलेशन होने के बाद वो विदिन 24 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएगा किसके पास, ओवा के पास। ठीक है, फीमेल गैमेट पहुंच जाएगा, और वहां पे जैसे ही ये फ्यूज करने के बाद जो इसका फर्टिलाइजिंग प्रोसेस है, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस देखना है जिसमें एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, ये हम इसके बाद वही बताने वाले हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये अब स्पर्म का जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, बस इतना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन। क्योंकि सबसे पहले एक्टिवेशन क्या है, एक्टिवेशन किसको बोलते हैं, कि इसमें ध्यान रखना कि देखो ओवा भी है, ठीक है, एक्रोसोमल हेड भी है, तो एक्रोसोम और जेनोफिलिसिडा का जो पेनेट्रेटिंग मैकेनिज्म है, उसके लिए क्या है कि ओवा का भी रिसेप्टर साइट होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जहाँ पे जाके वो एक तरह का लाइगेज करेगा, इस तरह का फ्यूज करेगा। तो ये जो भी प्रोसेस आता है सब कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म ही कहलाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फ्यूजन होगा, फ्यूजन के टाइम पे बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, क्योंकि जोनोफिलिसिडा को ब्रेक करना है, उसी में कोरोना रेडिएटा का फॉर्म करवाना है, तो ये सारा जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ उसी को कैपेसिटेशन बोले। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो कैपेसिटेशन करने का मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, जो पेनिट्रेट करेगा, वो रिसेप्टर सेल जो रिसीव करेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना
कि एक इजैकुलेशन के बाद अगर गैमेट प्रेजेंट, आई मीन फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, क्योंकि फीमेल गैमेट एट ए टाइम प्रेजेंट नहीं होता है, उसका एक टाइम नहीं है। अभी तुरंत पढ़े मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 4 डेज में तो उसको गैमेट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो रिलीज हो जाता है, रिलीज हुआ रहता है। 4 डेज के सिर्फ 14 डेज के बाद, ये जो 10 डेज है, 10 डेज में भी जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक गैमेट नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये 14 डेज के बाद जो 22 डेज है, ये अगर ये जो 7 दिन 8 दिन का जो टाइमिंग है, अगर ये 7 से 8 दिन का टाइमिंग में अगर फ्यूज हो गया, तभी उस मान लो 14 डेज के बाद इजैकुलेशन हुआ, तो इजैकुलेशन होने के बाद क्या होता है कि स्पर्म आएगा और ओवा भी आएगा, तो 24 घंटा के अंदर में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो डे टाइमिंग है, डे जो है वो अप्रोक्सीमेशन 7 डेज रहता है। तो इस पीरियड को हम लोग बोलते भी है फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल बॉडी, होता ही है। ठीक है, इस टाइम, ये टाइम सेफ पीरियड है। इस टाइम पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वार्टर्स होता है और गैमेट चला भी जाएगा, तो यहाँ पे किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन होने का बस यही है। और इवन के 7 डेज तो ठीक है मैक्सिमम, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 to 4 डेज, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक मान के चलो। ये जो 5 दिन का डेज है, ठीक है, ओवुलेशन के जो 5 डेज का दिन है, वो बहुत ही हाईली फर्टाइल होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो हम क्या बताए कि अगर इजेक्ट हुआ और अगर गैमेट मिल गया फीमेल गैमेट, तो 24 घंटा के अंदर में वो फ्यूजन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो कर लेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी साइट अराइव हुआ, फिर कैसेसिटेशन प्रोसेस में हम क्या बताएं कि एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, बार बार बोल रहे हैं, 2-3 बार हम बोल चुके, तो ध्यान रखना कि कैसेसिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अब एक्टिवेशन जो स्पर्म हुआ, उसके लिए फिजिकल एंड केमिकल इवेंट भी है। आई मीन फर्टिलाइजेशन में सबसे बड़ा जो इवेंट है वो फिजिकल एंड केमिकल इवेंट ही है, कि कौन सा क्या काम पहले होगा। सबसे पहले हम लोग फिजिकल पढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल में क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो फिजिकल इवेंट में जो है, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट में सबसे पहले जो है एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इस एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, मीन कहने का मतलब मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, तो एक्रोसोम, एक्रोसोम हम पहले ही बताए थे, एक्रोसोमल रिएक्शन मान लो ये हेड पार्ट है, तो इसके अंदर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, करता है। दूसरा हम कौन सा एंजाइम बताते हैं, हाइल्यूरिनोडेज, रिनोडेज एंजाइम होता है। एक्चुअली में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके बाद ये एंजाइम का जो है सिक्रीशन स्टार्ट होगा, लेकिन कब, जब ओवा के पास ये स्पर्म अटैच हो गया है, तब ओवा के पास जब अटैच होगा तो एक्रोसोमल से जो ये एंजाइम है ये निकलेगा और जोना पेलुसिडा के मतलब मेम्ब्रेन को ब्रेक करके ये अंदर घुस जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज और तुमको बता देते हैं कि फॉलिकुलर सेल कहने का मतलब जो हाइल्यूरिनोडेज जो एंजाइम है, ये जो हाइल्यूरिनोडेज जो एंजाइम होता है, जो भी एंजाइम है, देखो इसके ऊपर में एक सेल भी प्रेजेंट है, जोनापेल्सिडा के ऊपर में भी एक सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोरोना सेल या कोरोना रेडिएटा जो बोले हैं, फॉलिकुलर सेल, वो उसको फॉलिकुलर सेल ही बोलते हैं। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन से, उसके बाद एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन, ये एक तरह का एंजाइम ही है, हार्मोन नहीं, फर्टिलाइजिन एक एंजाइम है, क्योंकि अल्टीमेटली जोना पेलुसिडा में जब अंदर घुस जाएगा तो ओवा को भी वहां पे फ्यूज करना है, यहाँ भी ओवा का भी सीजन है, तो इसको जो है वो फर्टिलाइजिन के हेल्प से होगा। ठीक है, समझिए कि फिर से समझाएं। सर ये एंजाइम का क्या नाम लिखे हैं? कौन सा? एक्रोसोम। फर्टिलाइजिन है, उसको जोनालाइसिन भी बोल सकते हैं, एक्रोसिन, जोनालाइसिन भी लिख लो, ज्यादा इजी रहेगा, जोनालाइसिन। ये वाला, ये हाइल्यूरिनोडेज लिख देते हैं उसको, हाइल्यूरिनोडेज एंजाइम।
समझे इसको? देखो सब फिर से बता रहे हैं, एक बार सुन लो। देखो जैसे बोले सबसे पहले जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म के जो हेड में जो इंजाइम है उसके अंदर में जो भी सेल है, आई मीन वहां पे, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होने से क्या है, हेल्यूरिनोडेज एंजाइम को रिलीज करेगा। देखो जैसे मान लो ये ओवा है, उसके ऊपर में जो सेल होगा उसको भी तो ब्रेक करना पड़ेगा। सेल बोले हैं फॉलिकुलेट करने के लिए ये एंजाइम के साथ साथ में इस एंजाइम के साथ साथ बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। तब जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट के बाद जब जोना पैलिसिडा में आता है तो जोना पैलिसिडा में कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, एक्रोसीन। जो हम लाइसिन लिख रहे हैं, देखो यहाँ जोना लाइसिन जो लिखे हैं, इसको ये फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद जब न्यूक्लियस में, क्योंकि यही एंजाइम ना इसको हेल्प करता है, ठीक है, यहाँ भी हेल्प किया और यहाँ भी हेल्प किया। ओवम का जो न्यूक्लियस पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोगैमी, कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस में डिवीजन, ये इसको जाकर फ्यूज कर दिया। और फ्यूज करने के बाद फिर फर्दर देखो, अब जब यहाँ पे दूसरा, जब एक यहाँ पे फ्यूजन हो गया, यहाँ पे जब पेनिट्रेटिंग हो गया, तो हम क्या बताए थे कि इसी का जो ये जो फॉलिकुलर सेल बोलो या जोना पैलिसिडा सेल बोलो, यही मॉडिफाई होकर एक कौन सा कोरोना रेडिएटा तुरंत फॉर्मेशन करता है। अब जैसे कोरोना रेडिएटा बना है तो वो दूसरा जो फॉर्म है उसको जाने से अंदर रोक देगा। क्योंकि अगर कोरोना रेडिएटा अगर हो गया, आई मीन अगर वो नहीं हो पाया, तो दूसरा भी जो सेल होता है, दूसरा भी जो गैमेट है वो भी फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी बोलते हैं टीन्स हो गया, तो टीन्स क्या कब होता है, अच्छा एक साथ दो गैमेट मतलब दो गैमेट एक टाइम पे, ठीक है, एक साथ ओवा को जो है वो पेनिट्रेट कर दिया, करने का मतलब फ्यूज कर दिया, ये चीज होता है, समझे। तो उस टाइम पे ट्विंस हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्विंस का तो है नहीं, तो वो बहुत कम केस है कि एक साथ एक जगह सब एक साथ काम करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबका स्विमिंग पे, आई मीन मूवमेंट पे मेनली डिपेंड करता है, स्विम करेगा, ठीक है, ये चीज है उससे। तो ये हो गया, उसके बाद कैरियोगैमी चला गया, मतलब न्यूक्लियस में चला गया, तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम लोग कैरियोगैमी बोले। न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद एक चीज हमेशा और ध्यान रखना, वहां पे जो केमिकल रिएक्शन है, आई मीन जो केमिकल इवेंट हम बता रहे हैं, ये तो सब सारा जो भी था ये फिजिकल एंड केमिकल में ही दोनों आएगा। लेकिन वहां पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी Ca2+ और Mg2+ फॉर्म में होता है, जो कि इस चीज को मेंटेन करता है। साथ में pH भी होना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह सब वहां पे मतलब कि मेंटेन होना हो, आई मीन मेंटेन होगा तभी वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो ये कैरियोगैमी कहने का मतलब न्यूक्लियस को डायरेक्टली फ्यूज किया। अब न्यूक्लियस को फ्यूज करने के बाद अल्टीमेटली इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब फर्टिलाइज कर जाएगा, फर्टिलाइज करने के बाद सब उसका जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है वो इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में, इसमें आई मीन इसको समझ गए, क्योंकि इसके बाद ही हमारा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है। इसको समझ गया, बताओ। हेलो, हाँ सर। समझ में आ गया ना? यस सर। किसी को और कुछ दिक्कत? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, या समझ में नहीं आया तो फिर से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गया ना? अब किसी को दिक्कत है तो पूछो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? ठीक है।
तो आज यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई मीन खत्म हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी दोनों खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों खत्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो इसको एक बार थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें आज मैकेनिज्म थोड़ा ज्यादा था, तो नेक्स्ट क्लास कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर, क्योंकि देखो ये जो लास्ट में मैकेनिज्म पढ़ा है ना, इसमें थोड़ा एंजाइमेटिक एक्शन ज्यादा है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर इवेंट दोनों साथ में ही होता है इसमें, ठीक है। तो केमिकल में तुम्हारा जितना भी हम लोग पढ़े एंजाइम वो सारा होगा, और फिजिकल में वही टेम्परेचर वगैरह कुछ कुछ चाहिए ही होता है, नहीं तो फिर काम कर नहीं पाएगा, मीन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर नहीं पाएगा। देखो दो चीज ध्यान रखना, एक्रोसोमल मैकेनिज्म पूरे अच्छे से याद करो, बस एक्रोसोमल रिएक्शन में ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कॉर्टिकल रिएक्शन जो बोले थे कि कोरोना रेडिएटा, ठीक है, वो बनेगा, बट सबसे पहले यही चीज है, ठीक है। उसमें कुछ है नहीं, बस जैसे ही फ्यूज करेगा वो जो फॉलिकुलर सेल बोल रहे हैं या फिर जोना पेलिसिडा जो है वो इलोंगेट करेगा, इलोंगेट होने कहने का मतलब कि वो मॉडिफाई होगा और कोरोना रेडिएटा बनेगा और प्रिवेंट करेगा, बस इतना ही है। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग फर्टिलाइज आई मीन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फिर प्रेगनेंसी है, दो चीजें नेक्स्ट क्लास, दो मैकेनिज्म खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ लेना आगे, बुक्स वगैरह लिए कुछ नहीं मिला किसी को बुक, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको पीडीएफ वगैरह से तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास हम लोग बताए तो अभी कि हम लोग नेक्स्ट